इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है। 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, किसमें? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद और मेनका गांधीवाद। देखिए ये इसमें आंसर होगा बी, गोलकनाथवाद। एक वाद आया था गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य 1967 में, जिसमें 11 जजों की पीठ थी। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का ये केस था, और इसमें कुल 11 जजों की पीठ बनी थी। ठीक है, 11 जजों की पीठ। इस 11 जजों की पीठ ने 6 के बहुमत से ये निर्णय दिया था, 6 के बहुमत से निर्णय दिया था कि जो है अगर कोई जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन को भी अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत क्या माना जाना चाहिए? विधि माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत क्या माना जाना चाहिए? विधि माना जाना चाहिए। ठीक है, और यह विधि जो है अगर किसी भी आधार पर मूल अधिकारों से असंगत होती है, मतलब संविधान संशोधन करके कोई व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, और वो मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन करती है या मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती है, तो ऐसे में उस विधि को न्यायालय को अधिकार है कि उनको शून्य घोषित कर दिया जाए, यानी उस विधि को अमान्य कर दिया जाए। वैसे भी अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कोई भी विधि या परंपरा, समाज में व्याप्त कोई भी रीति या कुरीति, कोई भी ऐसी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही हो, जिसके होने से किसी भी स्थिति में मूल अधिकारों का हनन होता हो, तो ऐसी व्यवस्था को शून्य घोषित माना जाना चाहिए, या न्यायालय को अधिकार है कि उसको क्या करे? शून्य घोषित कर दे, यानी उसको जो है किसी भी स्तर पर रद्द करने का अधिकार न्यायालय के पास है। तो ऐसे में ये जो मामला आया था, कौन सा था? वो गोलकनाथवाद था। आंसर होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो भाई मौलिक अधिकार, एक तो आवास का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, विदेश यात्रा का भी आपके पास अधिकार है, विदेश यात्रा का भी अधिकार आपके पास है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है वो सबके पास नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसमें असंगतता हो जाती है, इसलिए मूल अधिकारों में क्या है? आपका आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, इन दोनों को मौलिक अधिकार के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना है, इसलिए इसमें एक और दो सही है। उस हिसाब से विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें ए विकल्प हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं? विधि के समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। एक्चुअली अगर इस आधार पर देखा जाए तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, 15, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अगर इतने अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाए, 15, 16, 19, 29 और 30, इनको अगर छोड़ दिया जाए, तो इसके बाद जितने भी मौलिक अधिकार आते हैं, यानी अनुच्छेद कहां से लेकर के 14 से लेकर के आपके 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपके मूल अधिकारों का वर्णन है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के
35 तक, लेकिन उनमें भी सही तरीके से 14 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो इनमें जो आपका अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ये वो अधिकार हैं जो नागरिकों और गैर नागरिकों, जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ करके इतनों 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़ करके जो जितने भी अधिकार हैं, जितने भी इनको छोड़ दिया है, उनको छोड़ने के बाद जितने भी अधिकार हैं वो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो अब ये जो अधिकार हैं इनमें से आपको ये देखना होगा कि कौन सा अधिकार सबसे विधि के समक्ष समता है। तो ये क्या है? अनुच्छेद 14 है। जाहिर सी बात है ये किसको प्राप्त होगा? गैर नागरिकों को भी मिलेगा, यानी नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को। इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो अधिकार हैं जो केवल किसको प्राप्त हैं, यहां कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, जो केवल किसको प्राप्त हैं, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जितने भी अधिकार बचते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 के बीच में, वो सभी नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा? ये अनुच्छेद 14 में आ गया। जाहिर सी बात है कि पहला वाला अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की अगर हम बात करें तो ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है अनुच्छेद 21 में, और 21 इसमें नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 किस में है? आप यहां देख लीजिए बस, बाकी तो सभी जो इसमें आ जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या विकल्प हो जाएगा? 1 और 4, यानी विधि के समक्ष समता और प्राण और दैहिक समता का संरक्षण ये नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो इसमें विकल्प हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल ये वो मूल अधिकार हैं जो केवल किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको? केवल नागरिकों को प्राप्त। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से मौलिक अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो उस आधार पर एकदम सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा वाक स्वातंत्र, आत्म दोषारोपण से संरक्षण, अंतःकरण की स्वतंत्रता और रोजगार के मामलों में विभेद न करना। रोजगार के मामलों में विभेद ना करना। अब जैसे आत्मदोष से संरक्षण की हम बात करें तो यह किस में आ जाता है? अनुच्छेद 20 में आ जाता है। ठीक है, और अगर अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करें आप जो है तो ये किस में आ जाता है? ये अनुच्छेद आपका 20 में आ जाता है। ठीक है, और अंतःकरण की स्वतंत्रता किस में आ जाता है? अनुच्छेद 21 में आ जाता है। ठीक है ना? तो 2 और 3 हो गया, और 2 और 3 केवल सी विकल्प में है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके किनके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन, मूल कर्तव्य, समता का अधिकार। निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन, मूल कर्तव्य और समता का अधिकार। वास्तव में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो ये तीनों में आएगा। ठीक है, क्रियान्वयन, मूल कर्तव्य और समता का अधिकार। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन, मूल कर्तव्य और समता का अधिकार। इसके अंतर्गत रहते हुए ही आप जो है आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी की पैरोल को मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। सेकंड कह रहा है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने अपने नियम होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, ये होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें एक्चुअली केवल दो सही है। क्या सही है? केवल दो सही है। ठीक है, क्योंकि कैदी पैरोल क्या होता है? पैरोल वो होता है जो आपके गुण दोषों के आधार पर आपको, आपकी सजा चल रही है, लेकिन उसी बीच में आपको कुछ दिन के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने का, या अगर कुछ आवश्यक कार्य पड़ गए हैं तो उसमें शामिल होने के लिए आपको छूट दी जाती है। लेकिन इस पैरोल के जो नियम हैं वो राज्य सरकारों के सबके क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसमें आपको बताना क्या था? उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है ये बताना था आपको। तो सही कथन में क्या होगा आपका? केवल दो सही है। इसमें कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में और चीन में। ठीक है, तो ये अवधारणा कहां से प्रारंभ हुई? ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। टू ऑब्टेन पब्लिक सर्विसेज विद द स्टिमुलेटेड टाइम। ठीक है, निर्धारित समय में सेवा से मतलब यहां पर कौन सी है? पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, प्राप्त करना। ठीक है, यहां पर क्या है कि अभी आप जानते हैं आपके यहां भी कुछ एक्ट आए हुए थे जब आपका लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास किया गया था, तो उसी के साथ जो है दो बिल और पास किए गए थे। एक था विसिल ब्लोअर एक्ट और एक था सिटीजन चार्टर एक्ट। ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम। उस नागरिक अधिकार अधिनियम में, जो बहुत कम लोगों को पता ही है, उसमें प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो वास्तव में सेवा के कार्य जो है सेवा का अधिकार है, उसका संबंध भी उसी प्रकार से था। सबसे पहले ये व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा वास्तव में अधिकार होना चाहिए यहां पर? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है। कौन सा शासन के लिए क्या है? आधारभूत है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। ठीक है, क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासन के लिए आधारभूत है? तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। अब अगर देखा जाए तो मूल अधिकार तो इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, शासन के लिए महत्वपूर्ण है। भाई कौन महत्वपूर्ण है? मूल अधिकार महत्वपूर्ण है, मूल कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर देखा जाए तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां राज्य का मतलब क्या है? संक्षेप में समझ लीजिए, सरकार। तो ये सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम शासन के लिए देखें तो वास्तव में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये दो ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण किसके लिए हो जाती हैं?
जनता के लिए हो जाती हैं, पब्लिक के लिए हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो अब शासन कौन है, शासन कौन है, शासन मतलब सरकार, ठीक है। तो उस आधार पर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। भारत, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासन के लिए आधारभूत है, तो क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट है, ये क्या है, ये राज्य सरकार को निर्देशित करते हैं कि किस प्रकार से सरकार अपनी नीति या कार्यक्रम बनाए जिससे नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हो सके, जिससे नागरिकों को बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं मिल सकें, ठीक है। जिस तरह से राज्य शासन बेहतर ढंग से चल सके और देश विकास के पथ पर जा सके, ये सारी बातें किस तरह से शासन करना चाहिए, ठीक है, वो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी राज्य को निर्देशित करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। इसमें से ये देखना है कि कौन सा ऐसा जो है पार्ट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो क्या नहीं जोड़ा गया, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। अगला, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। सी कह रहा है समान आचार संहिता, ठीक है। और डी कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। तो वास्तव में ये भी जोड़ा गया था, ये भी जोड़ा गया था, ये भी जोड़ा गया था, लेकिन समान आचार संहिता यानी समान नागरिक संहिता ये फिलहाल अब तक नहीं जोड़ी गई है। तो पहले भी जोड़े जाने कहीं कोई प्रश्न नहीं था इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार कीजिए। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन यानी प्रोहिबिशन करते हैं, ठीक है। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा कह रहा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। वास्तव में विधायिका और कार्यपालिका अगर देखा जाए तो दोनों ही के कार्यों को कैसे करना चाहिए ये बताते हैं। निर्बंधन का मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी एक तरह से रोक लगा देना, ठीक है ना, एक तरह से क्या करना, रोक लगाना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी पर रोक नहीं लगाते हैं इस प्रकार से, बल्कि ये बताते हैं किसको, राज्य को, कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी किस प्रकार की नीति या कार्यक्रम बनाना चाहिए। इस आधार पर ना तो एक होगा और ना ही जो है दो होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में से निम्न में से कौन सा अवलिख से सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ठीक है। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में की हम बात करें तो एक तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है, ठीक है। कौन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है, ठीक है। और दूसरा समान नागरिक संहिता, यहां पर अभी एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा उसके साथ थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात जो है, अभी एक क्वेश्चन आपका आया था, उसको थोड़ा जान लीजिए आप लोग, नहीं गड़बड़ हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता की बात जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में कही गई है। यह कहा गया है कि सभी राज्य का यह दायित्व बनता है कि सभी नागरिकों को एक जैसा कानून जो है वो, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना
चाहिए, ये बात कही गई है, लेकिन ये पहले से ही कही गई थी, इसको 42वें के द्वारा जोड़ा नहीं गया था। अभी जो वर्तमान का क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, और जो अभी जो वर्तमान का क्वेश्चन है उस पर जरा देखिए। तो भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा अवलिक से सूचीबद्ध है? तो क्या भैया सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, लेकिन छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इन सब से संबंधित बातें जो है वो नहीं कही गई है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? यानी इनमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन आता है? पहला कह रहा है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दूसरा कह रहा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तीसरा कह रहा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अगला कह रहा है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्यों के लिए समान वेतन हो। ठीक है, तो इसमें जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो यहां पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? डी आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 46, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? धार्मिक अनुच्छेद 46 की बात कर रहा है। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के, और सी कह रहा है बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापित व्यक्तियों के, और डी कह रहा है आर्थिक रूप से वंचितों के। ठीक है, तो वास्तव में ये जो अनुच्छेद 46 है, ये जो अनुच्छेद 46 है आपका, ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों के, शैक्षिक और आर्थिक हितों के, शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन के का उल्लेख करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, और दूसरा कह रहा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। यानी कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, और दूसरा कह रहा है कि ऐसे जो मादक पेय होते हैं उनका औषधियों में तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन औषधियों से अलग आप अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाने की बात करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो वास्तव में जो आपका आपके राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो सेकंड की बात करता है, जबकि ये आपके मूल अधिकार में आता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का यानी जबरदस्ती काम कराने का प्रतिषेध किया गया है, ये आपके फंडामेंटल राइट में आता है, जबकि ये किस में आता है? ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में आता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या पूरा होता है इसमें? बोले भाई, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? मूल अधिकार,
मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो क्या पूरे होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे होते हैं। ठीक है, तो क्या सही है इसमें? केवल 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? केवल 1, 1 और 3, केवल 3 और 1, 2 और 3, तो क्या हो जाएगा इसमें? केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अब्लिक से सही है? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, और तीसरा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसमें वे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे ना, बिल्कुल नहीं। राज्य की जो है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहां पर ये ध्यान देने की जरूरत है आपको कि उनको न्यायालय द्वारा लागू कराने में उनको न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता है लागू करने कराने के लिए, यानी न्यायालय इसके लिए बाउंडेड नहीं है, न्यायालय सरकार को बाउंडेड नहीं कर सकता है कि नहीं आपको ये करना ही करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात इसमें तो ये तो सही नहीं है आपका। दूसरा देखते हैं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बात वही सही है। ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। ठीक है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। हाँ, राज्य किस प्रकार से कानून बनाएगा उसको ये सिद्धांत जरूर प्रभावित करेंगे। तो इस हिसाब से क्या सही है इसमें? 2 और 3 सही है, और वो विकल्प किसमें है? आपका डी विकल्प है, 2 और 3 सही है। मेन चीज क्या होगा इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय सरकार को आदेश नहीं दे सकता कि आप इसको लागू करिए ही करिए। हाँ, सलाह दे सकता है, सलाह दे सकता है। आप कह सकते हैं कि सरकार से पूछ सकता है, इस बारे में सवाल कर सकता है सरकार से इस बारे में, लेकिन सरकार को आदेश नहीं दे सकता कि नहीं आप ऐसा करिए ही करिए। दूसरा, ये सिद्धांत जो हैं वो राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल प्रभावित करते हैं भाई। राज्य किस प्रकार से कानून बनाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का काम ही यही है, तो ये बताना कि राज्य किस प्रकार से कानून बनाए। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में आधारभूत अंतर क्या है? कह रहा है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? कह रहा है मौलिक अधिकार सकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक है। अब भाई ये कहना कि मौलिक अधिकार सकारात्मक है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट नकारात्मक है, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये सही नहीं है। बी कह रहा है निदेशक सिद्धांत साधन है जो मौलिक अधिकार, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? साध्य है। मौलिक अधिकार साध्य है और निदेशक सिद्धांत क्या है? साधन है। इसे काफी हद तक आप सकारात्मक मान सकते हैं, इसे काफी हद तक आप सकारात्मक मान सकते हैं, लेकिन कह रहा है आधारभूत अंतर, तो आपको आगे जरूर विचार करना चाहिए। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। मतलब मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय करने के लिए न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। न्यायालय जा भी सकते हैं लेकिन न्यायालय सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है कि आप उनको लागू कराने के लिए कार्य करें ही करें। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें आंसर जो है कंपैरेटिवली क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना, ठीक है, और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अंश का उपबंध है? ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अंश का उपबंध है? एक्चुअली जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं,
उन मौलिक कर्तव्यों में इसकी बात कही गई है कि हमारा ये एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रीय धर्म बनता है, ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उन सभी बातों, उन सभी विचारों, उन भाषणों, उन स्लोगन या उन सिंबल्स को हमें संरक्षित भी करना चाहिए और उनको आदर सम्मान भी देना चाहिए, जिनसे हमारा जो राष्ट्रीय संघर्ष था, स्वतंत्रता आंदोलन का जो हमारा संघर्ष था, ठीक है, वो प्रेरित हुआ, वो उसको बल मिला या वो कहीं ना कहीं उससे इन्वॉल्व थे। तो ऐसे सभी स्लोगन्स को, सभी संकेतों को, ठीक है, या प्रतीकों को, स्मारकों को हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है कि उनकी हम क्या करें, उनकी हम कद्र करें। क्या करें? उनकी हम कद्र करें, ठीक है, और उनको, उनका अनुसरण करें, क्योंकि ऐसे कोई जो विचार थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता, अखंडता को भी मजबूत करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या है, मौलिक कर्तव्यों में शामिल किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, बी, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, सी, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। देखिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना यह आपका मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना यह बाद में 11वें मूल कर्तव्य के तौर पर शामिल किया गया, और ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना एक्चुअली ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। जाहिर सी बात है इसमें ये सही जो है नहीं होगा, तो इसमें आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को क्या करना, प्रोत्साहन देना। और अगला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये भी किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद तथा जांच व सुधार का भाव विकसित करना वास्तव में मौलिक कर्तव्य है। जब संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का सत्याग करना, ठीक है ना, यह भी मौलिक कर्तव्य है, संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का सत्याग करना। ठीक है, और सी कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना, इसकी इस प्रकार का कोई भी मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं आता है। तो इसमें आंसर से क्या सही हो जाएगा, इसमें डी होगा जाएगा, परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, और हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आपको इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको और हम दे सकें, जो इन्हीं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित होंगे। ठीक है, थैंक यू।